नमस्कार, डीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। और विशेष तौर से ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे साथी जो किसी कोचिंग में नहीं जा सकते किसी कारणवश, या कोचिंग में भी जाते तो उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार घर पे बैठकर तैयारी करते हुए आप 100% गारंटी से किसी कंपटीशन एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। और क्या एक्सपीरियंस है, आरपीएससी के 5-7 एग्जाम मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किए, अच्छी रैंक से, अच्छी मेरिट से पास किए हैं। उसका विवरण मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसलिए नहीं कि मैं अपने आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसी सक्सेस प्राप्त की, बल्कि आपको विश्वास रहे कि जो व्यक्ति में बता रहा है वो वास्तव में इन ट्रिक्स से सक्सेस प्राप्त कर चुका है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है। जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तब आपको करना क्या है। जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको अपने बैकग्राउंड को भूल जाना है कि मेरी 10वीं में कितनी परसेंट बनी थी, कॉलेज में कितने नंबर आए थे। उन सब चीज को भूल करके वर्तमान में जीना है, क्योंकि जो पास्ट है वो आपको उस समय आपने क्या मेहनत की उसकी अचीवमेंट बताता है। भविष्य की अचीवमेंट की कोई गारंटी नहीं है। कई सारे स्टूडेंट 95, 80%, 89%, 90% वाले कंपटीशन एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और 60%, 70% वाले सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अपने आप को करना क्या, मेरा खुद का उदाहरण, मैं 10 में अंडर 50% ला करके भी अगर कंपटीशन एग्जाम में ऑल राजस्थान टॉप मेरिट लेकर के आ सकता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस बैकग्राउंड का कोई ज्यादा मायने नहीं है। आपको आज में जीना है, जो बीत गई वो बात गई, उसका कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं अगली बात की। जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं या भरने वाले हैं फॉर्म या दे चुके हैं, आपको ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो एग्जाम दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए दे रहे हो। यानी कि आपको पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसकी तैयारी करनी है। कई सारे लोग आपको नकारात्मक विचार देंगे, बिना कोचिंग के कैसे सेलेक्ट हो जाएगा, लोग तो इतने वहां पड़े हुए, जयपुर है, जोधपुर है, तू गांव में पड़ा हुआ है, यहाँ कैसे सेलेक्ट हो जाएगा। तो इन सारे नकारात्मक विचारों पर ध्यान ना दे। बहुत सारे लोग कहेंगे 10 लाख फॉर्म है, 20 लाख फॉर्म है, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर 10 लाख फॉर्म भी है, 20 लाख फॉर्म भी है, लेकिन आपको तो सीट एक चाहिए जो आपको सेलेक्ट करवा सकती है, और आपको उस एक चीज के लिए फोकस करना है। यानी कुल मिलाकर के आपको पूरा पॉजिटिव रहना है कि जब आप तैयारी करो सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए कर रहे हो, बाकी कोई एक्सक्यूज नहीं। कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं ना, नो एक्सपीरियंस, सिर्फ सिलेक्शन, है ना। उसके बाद में अगर नहीं हो पाते वो एक अलग चीज है, तब एक्सपीरियंस होगा। पहले तो हम पहले ये कहते कि सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे रहा तो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस के लिए नहीं देना है, सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए देना है। अगली चीज जो है, जब जो भी आप अध्ययन करें वो स्तरीय सामग्री से करें। यानी कि मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एक लेवल का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। मेरे एक मित्र ने 2007 में जब आरपीएससी की एग्जाम हो रही थी तो एक गाइड खरीदी थी, इसमें 5555 क्वेश्चन थे। अब एग्जाम में पूरी गाइड में से मात्र एक क्वेश्चन आया, लेकिन ये बड़े दुख की बात नहीं कि मात्र एक क्वेश्चन आया। जो सबसे बड़े झटके की बात थी वो ये थी कि वो एक क्वेश्चन का आंसर भी उस गाइड में गलत था, और इस वजह से वो एक क्वेश्चन भी उसके गलत हो गया। और वो कितने परसेंटेज से रहा, मात्र 0.25% से उस एग्जाम में सेलेक्ट होने से रह गया। तो इसलिए कहता हूं आप हमेशा स्तरीय सामग्री से अध्ययन कीजिए। अगर आप अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या 12वीं वगैरह में पढ़ रहे हैं, तब आपको किससे पढ़ना है। तो आपको इसके लिए जो स्तरीय सामग्री है वो आपके स्कूल या आसपास के स्कूल में, कॉलेज में जो प्रोफेसर है, लेक्चरर्स हैं, या वो लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं, आप उनसे गाइड लीजिए कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। जैसे संविधान के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप सुभाष कश्यप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। आप बीएल फड़िया की भारतीय शासन और राजनीति पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है।
आपको काम आ जाएगी। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ बीके रस्तोगी जी की पढ़िए, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर उनमें होता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आप और टीचर से और लेक्चरर से और साथियों से गाइडेंस लेकर के अच्छी स्तरीय सामग्री इकट्ठी कीजिए और उसी से अध्ययन कीजिए। जब आप तैयारी नहीं कर रहे, जब तैयारी कर चुके तो अपने पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए गाइड हमें लेनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि रट्टा मारने की प्रवृत्ति को भूल जाए, है ना। क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत सारे बच्चे 10वीं में 12वीं में बहुत अच्छी परसेंटेज बनाते क्योंकि वह सिलेबस लिमिटेड होता है, इसलिए वो आराम से रट्टा मार सकते हो, रट्टा मार करके एग्जाम में जाएंगे, नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन कॉम्पिटेंट एग्जाम का जो सिलेबस होता है इतना वाइड होता है कि अगर आपको अगले 5 साल भी मिले तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरा आता है ना। तो रट्टा मारना यहाँ संभव नहीं है। यहाँ पढ़ना क्या है, एनालिटिकल तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से, क्योंकि आज के समय में एग्जाम के जो तरीके हैं, क्वेश्चन पेपर के तरीके हैं, वो भी बदल गए, है ना। ऐसा नहीं आता सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ऐसा नहीं आता। आज के दिन प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं कि राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां पर सूर्य की सबसे किरणें सबसे सीधी पड़ती है। अब गाइड आपको बताएगी, क्या बताएगी कि दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है, कर्क रेखा सबसे निकट बांसवाड़ा से निकलती है। लेकिन अगर आपने एनालिटिकल स्टडी की होती है तो ये पता चलता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है और वहां से जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो तिरछी हो जाती है। तो भूमध्य रेखा के सबसे करीब वाला शहर राजस्थान का कौन सा होगा, जहां से कर्क रेखा निकल रही है, और वो शहर है बांसवाड़ा। तो यहाँ अंतर आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ रट्टा मारा तो आप सोचते रह जाएंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगली चीज है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस चीज के लिए आपको इंपॉर्टेंट वे में ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इस ढंग से पढ़ें कि आपको ऑप्शन देख करके टिक करने वाली सोच नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ते समय ये सोचते हैं कि यार ऑप्शन देख करके टिक कर देंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब पढ़ रहे हैं हमें ये सोचना है कि मुझे क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्या होता है कि जब हम घर पर बैठ करके पढ़ रहे हो तो वो तनाव नहीं होता है मानसिक रूप पर, जो तनाव एग्जाम हॉल में होता है। और उस तनाव की स्थिति में अगर हमें आंसर सही से नहीं आ रहे, कंप्लीट नहीं आ रहे, तो कंफ्यूज होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। और इस कंफ्यूजन में इमेजिन कीजिए आपको 75 क्वेश्चन ऐसे आए जो आपको याद थे, पढ़े हुए थे, लेकिन आपने ये सोच करके कि टिक ऑप्शन देके टिक कर दूंगा, तो गारंटी से आपके 75 में से 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और वो 15 क्वेश्चन ही आपके रिजेक्ट होने का कारण बन जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। और आप ये चाहें तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो रिजेक्ट हुए, उनसे आप आराम से पूछ लीजिएगा। उनको ये पता है कि अगर वो माइनर मिस्टेक्स नहीं करते तो वो सेलेक्ट हो सकते थे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन देख करके टिक नहीं करना है। जो भी आप पढ़ें उसकी कम से कम 3 से 4 स्टडी अवश्य करें, 3 से 4 रिवीजन करें, तभी जाकर के अगला मटेरियल पिक करें। जब तक आपका बेसिक, जैसे अगर राजस्थान का इतिहास आप किसी गाइड या किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उस एक मटेरियल का, उस एक गाइड का, अगर आपने इतिहास का अगर 3 से 4 स्टडी नहीं की है तो इतिहास के लिए कोई दूसरी गाइड, दूसरा मटेरियल तब तक पिक ना करें। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे इस दौरान, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना है, लेकिन आपको इतिहास दूसरी जगह से नहीं पढ़ना जब तक कि आपने जो अपना बेसिक स्टडी मटेरियल चूज किया है, आपने बेसिक गाइड चूज कर ली कि ये मेरा बेसिक स्टडी मटेरियल है। हर बार हर एग्जाम में जब राजस्थान का इतिहास मुझे पढ़ना होगा तो मैं इससे शुरू करूंगा और इसी से अंत करूंगा, वो होता है बेसिक स्टडी मटेरियल। तो उसे आप सेलेक्ट कर ले, आपने नोट्स बनाए, वो बेसिक स्टडी मटेरियल हो सकता है। तो उसको अगर हमने कंप्लीट किया तभी हम दूसरा मटेरियल पिक करें, वरना नहीं करें। अब बात कर ले, हमने उसको कंप्लीट कर लिया जो बेसिक स्टडी मटेरियल है, तो उसके बाद हमने नया मटेरियल चूज किया, नई गाइड ले लिया, नई बुक ले लिया, नए नोट्स ले लिए। तब उन्हें कैसे पढ़ना है, हमें उन्हें उस तरह से पढ़ना है कि हमारा बेसिक नॉलेज तो कंप्लीट है, अब उसमें से वो चीजें देखनी है जो हमें अलग मिल रही है, नई मिल रही है, या तो दोनों में कोई टकराव है तो उनको भी नोट डाउन करना है और ये चेक करना है कि वास्तव में सही चीज क्या है। अगर दोनों में कोई टकराव नहीं है तो ऐसी स्थिति में
हमें जो नया मटेरियल मिल रहा है उसे अलग रजिस्टर में लिखना है, एक अलग रजिस्टर बनाना, उसमें वो लिखना है और रेगुलर वे में उस रजिस्टर को आगे बढ़ाना है। और जब एग्जाम में जाएंगे तब क्या करेंगे, लास्ट के 15 दिन में जो हमारा बेसिक स्टडी मटेरियल था और जो रजिस्टर हमने मेंटेन किए थे सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करेंगे और नया मटेरियल लास्ट के 15 दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी हमें हाथ नहीं लगाना है। नया मटेरियल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स हम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जो हमने पहले पढ़ा है वही लास्ट के 15 दिन में रिवाइज करेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए। अगली चीज है करंट अफेयर्स कंपटीशन एग्जाम में बहुत मायने रखता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको चाहिए न्यूज़पेपर को डेली आधा घंटा जरूर पढ़ें और उसमें से वो सारी चीजें अंडरलाइन करें, एक रजिस्टर अलग से बनाएं जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो आप क्या कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, एक करंट अफेयर्स की कोई बुक खरीदें, उसमें देखिए किस प्रकार से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस प्रकार से पॉइंट बना करके दिए हुए हैं। अगर ऐसे पॉइंट्स अखबार में आ रहे हैं तो उनको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो रेगुलर वे में पढ़ा जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है और अच्छे से याद रहता है। तो उसके लिए भी अलग से रजिस्टर बना लें। अगर चाहें तो आप एक मंथली मैगजीन खरीद सकते हैं, राजस्थान के लिए बहुत सारी आती है और इंडिया के लिए, पूरे इंडिया और वर्ल्ड के लिए देखना चाहे तो चाणक्य क्रॉनिकल वगैरह अच्छी सी, बहुत अच्छी बुक्स है, इनको आप मंगवा लें। घर पर बाई पोस्ट भी आ जाती है तो घर पर मंगवा लें ताकि उनकी स्टडी आप हर मंथली करते रहें। ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं प्रेशर, क्योंकि देखिए जितना बड़ा दाव होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा, है ना। तो इस प्रेशर को रोकने के लिए क्या करें, इस प्रेशर पे कंट्रोल करने के लिए क्या करें, है ना। जब आप तैयारी करते हो तो आपकी अपने आप से उम्मीद होती है, बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है, आपके सपने होते हैं। तो इस तनाव की वजह से बहुत सारे लोग इस कंपटीशन एग्जाम की लाइन में बिखर जाते हैं। तो तनाव से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक होना है लेकिन भाग्यवादी नहीं, ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक होना और भाग्यवादी होने में अंतर है। आप अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी पूजा पद्धति को मानते हैं, थोड़ा सा समय, 5-10 मिनट का समय जरूर दिन भर में दीजिए उस काम के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, जो आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा, आपको शांत रखेगा, आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको करना क्या है कि दिन भर में आधा 1 घंटा अपने उस काम को जरूर देना है जिससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे दोस्तों से बात करके, चाहे म्यूजिक सुन करके, या और कोई सा भी काम जिससे आपको रिलैक्स हो, दिमाग रिलैक्स हो, है ना। रिलैक्स होने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं आप वीडियो गेम खेलने लग जाए, दिमाग रिलैक्स नहीं होगा और टेंशन में आ जाएगा। तो रिलैक्स भी करना है, क्योंकि जब तक ये रिलैक्स नहीं होगा, आप जब भी नया पढ़ेंगे वो दिमाग में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो एग्जाम में वो आपके काम नहीं आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई कोचिंग कर भी रहा है तो ये ध्यान रखिए, कोचिंग सफलता की गारंटी नहीं, कोचिंग की लिमिटेशन है। आपको कोचिंग के अलावा खुद कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करने जाए तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें लगता है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसे तो बाद में देख लूंगा, मैं पहले दूसरे सब्जेक्ट देखता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए कई सारे लोग कहते हैं कि हिंदी तो मैं अच्छे से आती, हिंदी का क्या पढ़ना है, हिंदी को तो बाद में देख लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जो लगता है कि ये मुझे अच्छा आता है, सबसे पहले उसे पढ़े और उसे बहुत अच्छा करे, उसे सबसे अच्छा करे। जैसे मैं कहता हूँ मुझे राजनीति विज्ञान या संविधान अच्छे से आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना संविधान से शुरू करना चाहिए। संविधान को बिल्कुल कंप्लीट करना चाहिए, अच्छी स्तरीय बुक का 3-4 बार रिवीजन करना चाहिए और उसके बाद अगले टॉपिक्स पे जाना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो मुझे मेरा सही आकलन पता चलेगा कि कितना मुझे आता था और कितना मुझे नया मिला। दूसरा क्या है कि जिस चीज पर सबसे ज्यादा विश्वास है वो धोखा नहीं देगी। क्या होता है कि इमेजिन कीजिए एक रिले रेस की तरह, जिससे रिले रेस में 4 धावक मिलकर के एक रेस को पूरा करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है, वो मिलकर के आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो सक्सेस या फेल्योर है उसको निर्धारित करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट धावक एक रिले रेस का होगा, अगर वो सबसे बेस्ट समय नहीं निकालेगा आपकी टीम का, तो याद रखिएगा आप कभी पास नहीं हो सकते। अगर आप, मेरी पॉलिटिकल साइंस अच्छी है और 20 में से अगर मेरे भी 12-13 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के सही हो रहे हैं
और बाकी के भी 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे तो मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, क्योंकि जो मेरा सबसे अच्छा है उसमें मुझे मार्जिन मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो हमें उसको बेस्ट बनाना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई बार बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि लास्ट टाइम में जाकर के उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे खराब के लिए तैयार रहें, द वर्स्ट के लिए आप हमेशा तैयार रहें। लास्ट में हो सकता है बीमार हो जाए, हो सकता है परिवार में कोई काम आ जाए जिसकी वजह से लास्ट के 7 दिन में 15 दिन में आप तैयारी नहीं कर सके, तो आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम दिया था उस समय 7 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था और वहीं से मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन इस लेवल पर थी कि मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेरे अच्छी मेरिट तब भी आ गई जब मैं एग्ज़ाम हॉल में 7 दिन हॉस्पिटल से सीधा एग्ज़ाम हॉल में गया, तब भी मेरी अच्छी परसेंटेज बन गई। सबसे लास्ट बात है, फेलियर्स आर ग्रेट थिंग्स टू लर्न। जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की और वो सफल हो चुके हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बात यह है कि असफलताओं से सीखे, निराश ना हो, ये देखें हमने कहाँ गलतियां की है और उन गलतियों को हम कैसे सुधारें। बिल्कुल भविष्य में आने वाले समय में उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और असफलताएं या गलतियों से तो जो सफल हुए उनको भी सीखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम एक मैराथन दौड़ है, आप एक पास करके तब भी आपकी इच्छा होगी कि और बड़ी पोस्ट पर जाए और उन्हें जाना चाहिए, है ना। तो जब बड़ी पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर तैयारी करनी है, जो समय आपको मिले उसका यूटिलाइजेशन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेरे अभी स्टूडेंट या 11वीं 12वीं में BA में पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी के वक्त की बहुत कदर करें। अभी के वक्त जो आप पढ़ रहे हैं, अभी इस समय जो पढ़ रहे हैं उसको इस तरह से पढ़े जो भविष्य में भी आपके काम आ सके, विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़े। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कॉम्पिटिशन एग्जाम का पेपर कैसे दे, पेपर देना भी एक कला है, तो उससे कैसे दे। आपको डिस्क्रिप्शन के एंड में भारतीय संविधान से संबंधित जो टॉपिक्स के वीडियो मैंने बना रखे हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।